गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में एक्चुअल में होने क्या जा रहा है, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसमें एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एक्स और वाई डेटा का, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे ये तो x है और ये y है, ठीक है ना। तो x की जैसी वैल्यूज हैं आपके पास, क्या है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, ओके। और उसके करस्पॉन्डिंग y 2 है, 3 है, 3.5 है एंड 4 है, ठीक है। तो याद कीजिए पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, मतलब क्लास नंबर 1 से लेके इससे पहले तक, वहाँ मैंने हमेशा जो x के मान हैं वो समान अंतराल पे लिए हैं। वो कहाँ पे लिए हैं? समान अंतराल पे। कहीं पर भी x के मान ऐसे नहीं लिए जो असमान अंतराल पे हों, ठीक है। तो जब आपके पास समान अंतराल है, जितना अभी तक आपने जो पढ़ा है, वहाँ पे x के मान एक दूसरे से समान दूरी पे हैं, तो वहाँ पे जो आपने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हैं, वहाँ पे जो आपने अंतर कैलकुलेट किए हैं, वो x के मान से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं, अंतर कैलकुलेट करूं, तो वो x के मान से भी प्रभावित होंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो इस आज की क्लास में जो आप अंतर परिभाषित करने जा रहे हो या जिसे आप पढ़ने जा रहे हो, वो फिर किस कैटेगरी में काउंट होता है? डिवाइडेड डिफरेंस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिवाइडेड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र। और लाग्रांज के अंतर्वेशन सूत्र की खास बात क्या होती है कि ये ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप समान अंतराल के लिए भी लगा सकते हो और असमान अंतराल के लिए भी। समझे कि जब x के मान समान अंतराल पे हों तो आप कौन कौन से मेथड्स लगा सकते हो, अभी जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा सकते हो, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगा सकते हो। और आज मैं कह रहा हूँ कि आप समान अंतराल के लिए लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है जिनमें x के मान, स्वतंत्र चर के मान कैसे हों, असमान अंतराल पे हैं, तो आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है। आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन नहीं लगा पाओगे, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र आप लगा सकते हो। तो पहले तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या, ठीक है। तो देखिए ये आपकी हेडिंग है, लाग्रांज इंटरपोलेशन। जब स्वतंत्र चर x के मान समान या असमान अंतराल पर स्थित हों तब इस अंतर्वेशन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके लिए एक चॉइस आ जाती है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स काफ़ी भारी भरकम लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको याद करने की टेक्निक होती है। तो पहले आप देखिए हो क्या रहा है। जैसे ये आपके पास एफ एक्स है, इसमें भी आपके एक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल एफ एक्स है, जो कैसे दिया जा रहा है। देखो इसका पहला पद ये है जो एफ ऑफ एक्स 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा पद ये है जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एफ ऑफ एक्स 1 से, ध्यान से सुनना। तीसरा पद ये है जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एफ ऑफ x2 से, ठीक है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद आप नेक्स्ट पद देखोगे तो लास्ट का मैंने लिख रखा है nवा पद, तो उसके लिए भी एक ऐसे ब्रैकेट आएगा और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एफ ऑफ xn से, जो नीचे लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको याद कैसे रखते हो? तो बड़ा सिंपल सा है, आप देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट एफ ऑफ x0 से। एफ ऑफ x0 का मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे? x बराबर x0 पे। फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे? x बराबर x0 पे। ये कौन शो कर रहा है? एफ ऑफ x0, ठीक है। तो आप क्या करना, देखो इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ का अंतर है, क्या कि x माइनस x1, x माइनस टू, x माइनस x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x1। हुआ क्या कि जो फैक्टर आप मतलब जिस बिंदु पे आप ये फर्स्ट टर्म लिख रहे हो वो फैक्टर यहाँ पे नहीं है, मतलब ऊपर x माइनस x0 एब्सेंट है, ऊपर x माइनस x0 एब्सेंट है और वो नीचे भी एब्सेंट रहेगा।
और नीचे ये जैसे ऊपर x में से सब घट रहे हैं, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, तो नीचे क्या हो जाता है, उस पॉइंट में से सारे माइनस करने होते हैं, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, एक्स जीरो माइनस एक्स एन। तो समझे इसको याद करने का तरीका, कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है, ठीक है, तो आप ये देख लो कि ये किस बिंदु, ये फंक्शन किस बिंदु पे लिखा हुआ है, x बराबर एक्स जीरो पे। तो आप क्या करो, जो इसका ये ब्रैकेट लिखा जाएगा उसमें ये फैक्टर एब्सेंट होगा, x माइनस एक्स जीरो, ये फैक्टर आपका एब्सेंट होगा। तो ऊपर तो अपन क्या करते हैं, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स एन, और जब नीचे जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x जीरो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट टर्म लिखनी है आपको ये, ठीक है ना, तो पहले ये देखो ये किस बिंदु पे है फंक्शन की वैल्यू, x बराबर एक्स वन पे, तो इसका मतलब इसमें किस फैक्टर की कमी होगी, इसमें आपके पास कमी होगी x माइनस एक्स वन की, किसकी कमी होगी, x माइनस एक्स वन की, ठीक है। तो देखो x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन होगा नहीं तो x माइनस एक्स टू नेक्स्ट आएगा, x माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है, और बटे में इस x को किससे रिप्लेस कर दो, x1 से, इसको x1 से, इसको x1 से, इसको x1 से, ठीक है। ऐसे आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आप प्रूव कैसे करोगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, स्टार्टिंग क्या, कि सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें जो स्वतंत्र चर x है उसके आप n+1 मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने एक्स का पहला मान क्या लिया है, एक्स जीरो, दूसरा मान क्या लिया है, एक्स वन, थर्ड मान क्या लिया है, एक्स टू, ऐसे n+1वां मान क्या लिया है, एक्स एन, और इनके संगत फंक्शन के भी कोई ना कोई मान होंगे, तो वो मैंने एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स एन लिए हैं, ठीक है। साथ में अपन ये मानते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एन घात का या एन कोटि का बहुपद है, ठीक है। तो देखिए, अब वहाँ जैसे आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन प्रूव किया था, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन प्रूव किया था, तो उसी टाइप से इस फंक्शन को कुछ लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर ये याद रह गया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी थ्योरम को प्रूव करने में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो n डिग्री का पोलिनोमियल है, उस जो फंक्शन है एफ एक्स, उसको आप ऐसा लिख दीजिए, कैसे, a जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स एन, प्लस दूसरी टर्म में क्या लिखा, ए वन इंटू एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एंड डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन। जब ए टू लिखा जाएगा तो एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री, एंड एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है। ऐसे ही आप ए एन लिख दीजिए। कहने का मतलब जब लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना, जिस पद को आप लिख रहे हो उसमें वो फैक्टर नहीं होगा। जैसे आप ए जीरो को लिख रहे थे, ठीक है ना, तो इसमें एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं होगा। ए वन लिख रहे हो तो इसमें एक्स माइनस एक्स वन नहीं होगा। ए टू लिख रहे हो तो इसमें एक्स माइनस एक्स टू नहीं होगा। ए एन लिख रहे हो तो इसमें एक्स माइनस एक्स टू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने इस फंक्शन का एक्सपेंशन कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इसमें आप कह दीजिए कि ए जीरो, ए वन, ए टू क्या है, ए एन क्या है, अज्ञात अचर राशि हैं जिनका मान आपको ज्ञात करना है। और अगर ये अज्ञात राशि हैं तो इनका मान ज्ञात करने की टेक्निक आपको बताई रखी है। जैसे मान लो आपको ए जीरो का मान फाइंड आउट करना है, तो इस समीकरण फर्स्ट में देखो ए जीरो कब मिल सकता है, जब देखो ए जीरो सिर्फ पहले पद में आ रहा है, बाकी में कहीं पर भी ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये सब किस में जाने चाहिए, जीरो में जाने चाहिए। ये सारे के सारे किस में जाने चाहिए, जीरो में। और ये जीरो में कब जा सकते हैं, जब एक्स बराबर एक्स जीरो रख दीजिए, एक्स बराबर एक्स जीरो रख दीजिए, तो ये सब जीरो में चले जाएंगे। सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा, देखो समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर एक्स जीरो रखने पर लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स जीरो, राइट हैंड साइड में ए जीरो इंटू एक्स की जगह एक्स जीरो रख रहे हैं तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, और लास्ट में एक्स जीरो माइनस एक्स एन, प्लस ए वन के साथ कुछ टर्म्स आए, कुछ ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में, लेकिन वो जीरो बना देगा। ए टू के साथ कुछ ब्रैकेट्स आएंगे मल्टीप्लाई में, वो भी जीरो बन रहा है। तो इस कुल मिला के आगे की सारी टर्म्स कैसी हैं, जीरो हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ए जीरो की ज़रूरत है तो ये ए जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप समीकरण फर्स्ट में क्या रख दीजिए, एक्स बराबर ए वन रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में क्या है, एक्स बराबर एक्स वन रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एफ ऑफ एक्स वन बचेगी,
राइट हैंड साइड में ये था आपका a0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, और x की जगह आप क्या रख रहे हो x1, तो ये 0 में चला जाएगा। a1 वाली टर्म आपकी बच जाएगी, क्योंकि इसमें वो फैक्टर ही नहीं है, x माइनस एक्स वन फैक्टर ही नहीं है, इसका मतलब x की जगह x1 रखने पे ये पूरी टर्म आपकी बच जाएगी, बाकी सब किस में चली जाएंगी, 0 में। तो यहाँ से a1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक पैटर्न पता चल गया। a2 का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आ जाएगा, a2 का मतलब f ऑफ x2 अपॉन x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस xn, ऐसे ही an लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको किन की जरूरत थी, a0 की, a1 की, a2 की एंड सो ऑन an की। तो ये सारे मिल चुके हैं, इन सबको उठा के आप कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखो मैंने इन सबको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। तो यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड फॉर्मूला था, यही आपका लाग्रांज का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक फॉर्मेट तो इसको ये है याद करने का। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं, मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पूरे फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं, तो देखिए ज़रा, ये ऐप किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें x1, x2, x3, xn, x0, x1 ये तो सब क्या हैं आपके एक मतलब फिक्स पॉइंट्स हैं इस तरह की। ठीक है, एफ ऑफ x0 मतलब x0 पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये भी वेरिएबल नहीं हो सकता। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स और राइट हैंड साइड में एक्स, ये वेरिएबल है, या मतलब राइट हैंड साइड में एक्स टाइप का वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला मिला है आपको, ये कब मिला है, जब आपने एक्स को कैसा वेरिएबल माना है, स्वतंत्र वेरिएबल माना है। स्टार्टिंग में ही लिख दिया था मैंने, जब इसको प्रूव कर रहा था मैं, एक्स को जब स्वतंत्र वेरिएबल माना है तो आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा है। अगर मान लो मैं एफ ऑफ एक्स को, या फिर इसे सिंपल एफ नोटेशन कहूँ, एफ ऑफ एक्स को क्या कहूँ, एफ कहूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स या एफ को अगर स्वतंत्र मानता हूँ तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा, तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा, इस पूरे फॉर्मूले में आप जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ तो एक्स रख दो, और जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स रख दो या एफ रख दीजिए, तो आपका नया फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यही किया मैंने। उपरोक्त सूत्र में एक्स स्वतंत्र चर है, जबकि एफ ऑफ एक्स परतंत्र चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ गलत बोला मैंने, देखो जरा ध्यान से। ओके, यस, देखिए ज़रा, ये जो आपकी एफ ऑफ एक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे डिपेंड कर रहा है, और राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है, वेरिएबल टाइप एक्स वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब एक्स वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है, तो ये एफ ऑफ एक्स आपको ऐसा मिल रहा है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर एफ ऑफ एक्स आपका वेरिएबल है तो फिर एक्स को उस पर डिपेंड होना पड़ेगा, जैसे आप y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स कहते हो। ठीक है ना, y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स, तो अब इसमें y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ठीक है, लेकिन हम इसे x इक्वस टू एफ ऑफ वाई भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर इसका रिवर्स सोचा जाए तो x किस पे डिपेंड करेगा, f पे। एक्स किस पे डिपेंड करेगा, ऐप पे। तो जब एक्स ऐप पे डिपेंड करेगा तो इसका मतलब ऐप कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और उस स्थिति में अगर ये फॉर्मूला डिराइव करोगे तो फिर वो आपका कैसा आएगा, ये मैंने नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का इसमें फ़र्क है। उपरोक्त सूत्र में एक्स स्वतंत्र चर है जबकि एफ ऑफ एक्स परतंत्र है, मतलब डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि एफ एक्स को, हाँ यस, अब अगर आप एफ एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो लाग्रांज सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे, आप तो बस वो जो फॉर्मूला मिला है उसमें एफ को तो किससे रिप्लेस कर दो, एक्स से, और एक्स को किससे रिप्लेस कर दीजिए, एफ से, मतलब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा नया लाग्रांज का। ठीक है, ये देखो एक्स किस पे डिपेंड करेगा, एफ पे, तो देखो एफ माइनस एफ वन
एफ माइनस F2 एफ माइनस F3 एफ माइनस Fn बटे F0 माइनस F1 F0 माइनस F2 F0 माइनस F3 F0 माइनस Fn और मल्टीपल में x0। ठीक है ना। यहाँ पहले थोड़ी देर पहले क्या था f ऑफ x0, लेकिन अपन चेंज कर रहे हैं x को f से और f को x से। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल देख लीजिए। आपको दिया हुआ है f ऑफ 1 बराबर 2, f ऑफ 2 बराबर 4, f ऑफ 3 बराबर 8, f ऑफ 4 इक्वल्स टू 16, f ऑफ 7 इक्वल्स टू 128। ठीक है, तब लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से f5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको f ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, मतलब x इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो आप देखो कि आपको x कैसे दे रखे हैं। तो x का जैसे एक मान ये 1 है, दूसरा 2 है, नेक्स्ट क्या है 3 है, नेक्स्ट क्या है 4 है, नेक्स्ट क्या है 7 है। तो x0 1, x1 2, x2 बराबर 3, x3 बराबर 4, x4 बराबर 7। यहाँ इनको देखने से पता चल रहा है कि जो सम दूरस्थ नहीं है, जो एक दूसरे से समान दूरी पे नहीं है, तो इसका मतलब न्यूटन्स फॉरवर्ड का केस खत्म, न्यूटन्स बैकवर्ड का खत्म। ठीक है ना। अब आप क्या लगा सकते हो, सिर्फ लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर आपको लाग्रांज निकालना है तो जिस पॉइंट पे आप बात करते हो, जैसे x0 पे बात कर रहे हो, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू भी तो होनी चाहिए f ऑफ x0, तभी आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। ऐसे जैसे x1 पे बात कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए f ऑफ x1। ठीक है, क्योंकि वो यूज आएगी थोड़ी देर बाद। तो अब देखो यहाँ पे, अतः दिए गए आंकड़ों के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास जैसे जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनकी हेल्प से आप फॉर्मूला लिखो कि कितनी टर्म्स आएंगी फॉर्मूले में। तो यहाँ पे फॉर्मूले में कितनी टर्म्स आएंगी स्टूडेंट्स, 5 टर्म्स आएंगी। कैसे, देखो ये फर्स्ट x0 पे, दूसरी x1 पे, तीसरी टर्म x2 पे, नेक्स्ट x3 पे और नेक्स्ट x4 पे। ठीक है, अब जब आप x0 के लिए लिखना चाह रहे हो, x बराबर x0 के लिए लिखना चाह रहे हो, तो इसका मतलब एक फैक्टर नहीं होगा x माइनस x0। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। ठीक है, बटे में जो ऊपर वाला जो x है उसको किससे रिप्लेस कर दो, उस पॉइंट से। तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4। ऐसे ही आप सेकेंड टर्म लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड टर्म किस बिंदु पे लिखी जा रही है, x बराबर x1 पे। तो इसका मतलब इसमें वो फैक्टर नहीं होगा जो कैसा बने, x माइनस x1। तो देखो x माइनस x0, x माइनस x1 होगा नहीं तो वो हट गया, तो ये क्या बचा, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। बटे में क्या करोगे, x को किससे रिप्लेस करोगे, x1 से। तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4। ऐसे ही आप ये थर्ड लिख सकते हो, फोर्थ लिख सकते हो और फिफ्थ लिख सकते हो। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 5 पर f5 का मान ज्ञात करना है। अतः उपरोक्त सूत्र में x बराबर 5, x0, x1, x2, x3, x4 एवं f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4 के मान रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मान रखोगे स्टूडेंट्स, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी जाएगी, बट आप कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया हुआ है। तो ये वैल्यूज़ वगैरह आपके पास ये आ जाएंगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो ये था आपका लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ध्यान क्या रखना है कि ये फॉर्मूला समान, जब x के मान समान अंतराल पे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो, और जब x के मान असमान अंतराल पे हैं तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस, क्यों डिवाइडेड डिफरेंस को आप कैलकुलेट कैसे करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।